ज़राअत में खुशामदीद। शाज़िब जिलानी, ज़रार खोड़ो, वसतुल्लाह ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। रमज़ान का आखिरी महीना है। इस हफ़्ते हम कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ जो मुख्तलिफ़ तंज़ीमें खल्क़ खुदा के लिए काम कर रही हैं, ख़िदमत कर रही हैं, उनकी हम बात करें। आज के प्रोग्राम में अल ख़िदमत फ़ाउंडेशन मुल्क के अंदर, मुल्क से बाहर क्या काम कर रही है उस पर हमारी नज़र रहेगी। इसके अलावा गज़ा भी जाएंगे जहाँ पे इसराइल की जो एट्रॉसिटीज़ हैं वो बढ़ती जा रही हैं। प्रोग्राम का आगाज़ बलूचिस्तान से, और इससे पहले कि मैं वहाँ के जो वाक़यात रहे हैं पिछले 3-4 दिनों के उसका ज़िक्र करूँ। हम अक्सर ये देखते हैं कि हमारे अपने घरों में या आसपास अगर कोई बीमार हो और मुसलसल ही बीमार हो तो हम कोशिश करते हैं कि या तो डॉक्टर को बदलें या दवाई को बदलें। अगर डॉक्टर मुसर हो कि मैं यही दवाई दूंगा और मरीज़ बेहतर नहीं हो रहा तो फिर कोई रेडिकल काम करना पड़ता है अगर मरीज़ को बचाना है। अगर उसको मारना है तो फिर ठीक है, फिर आप उसी पे कंटिन्यू करें। 11 मार्च को जब जाफ़र एक्सप्रेस का सानिया पेश आया तो मुल्क में गम व गुस्सा था। सभी लोगों की तरफ से उसकी मज़म्मत हुई। जिस दहशतगर्दी हमने वहाँ पे देखी, बेगुनाह लोग वहाँ पे मारे गए। हमने देखा कि हमारी जो आला क़यादत है उसने भी बड़े ज़ोरदार बयानात दिए, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी भी मिली। लेकिन ये एक बहस चल रही थी कि हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा। तो वो रिस्पॉन्स जो है पिछले 3-4 दिन के वाक़यात से हमें एक अंदाज़ा होता है कि वो रिस्पॉन्स क्या होगा। पंजगूर में आज तीसरे दिन शटर डाउन हड़ताल रही। सूबे के जो मुख्तलिफ़ इलाके हैं उनमें मामूलाती ज़िंदगी पिछले 3-4 रोज़ से मुतासिर हैं। कहीं पे एहतजाज है, कहीं पे हड़ताल है। हमने ये देखा कि सरकार की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं अब उसमें ज़ाहिर के रिवायती सख्ती नज़र आ रही है। 16 सरकर्दा मुज़ाहिरीन जो हैं उनके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी और बगावत के मुकदमात कायम किए गए हैं। इख्तिताम हफ्ता हमने देखा कि कोयटा में एक धरना था, उस पर एक डाउन हुआ। जो मुज़ाहिरीन थे उन्होंने भी पथराव किया और फिर इन क्लैशेस में 3 जानें चली गईं। मुज़ाहिरीन का कहना है कि पुलिस ने डिस्प्रपोर्शनेट फोर्स यूज़ की, उसके नतीजे में ये 79 लोग मारे गए। लेकिन हुकाम का जो इल्ज़ाम है वो उन कायदीन पर है जो इन मुजाहरों को लीड कर रहे थे और अब उनके ख़िलाफ़ मुकदमात बन चुके हैं। सनीचर के दिन 22 मार्च का जो दिन था, हमने देखा कि बलूचिस्तान के 2 अलग अलग इलाकों में दहशतगर्दी हुई। ज़िला नोशकी में मोटरसाइकिल सवारों ने पुलिस की एक गाड़ी पर फायर खोल दिया जिसके नतीजे में 4 पुलिस वाले मौके पर जाँ बहक हो गए। और फिर हमने देखा कि मज़दूरों को कलात में निशाना बनाया गया। 4 मज़दूर जिनका ताल्लुक़ सादिकाबाद पंजाब से था, उन्हें बग़ैर किसी वजह के मौत के घाट उतार दिया गया। बलूचिस्तान के इन हालात में वहाँ पे ज़ाहिर है कि बेचैनी है, हड़ताल भी चल रही है। कोयटा में हमने देखा कि सैटरडे वाले दिन कोई 16 घंटे के लिए पहले फ़ोन बंद रहा, फिर इंटरनेट सर्विस जो है वो बंद रही। और लोगों में ज़ाहिर है कि एक बेचैनी है कि हम ये किस तरफ जा रहे हैं। जो मुकदमात हुए हैं वहाँ के सरकर्दा लीडर्स पे, उसके बाद इस्लामाबाद में, कराची में मुजाहरे हुए। कराची में आज शाम गए, प्रेस क्लब के बाहर एक मुजाहरा हुआ और उस पर हमने देखा कि पुलिस आई, उसने ज़बरदस्ती ख़वातीन को, लोगों को गाड़ियों में डाला और उठा के ले गए। तो सवाल सबसे बड़ा ये कि मरीज़ भी वही है, डॉक्टर भी वही है, नुस्खा भी वही है। क्या इससे मरीज़ की हालत बेहतर होगी या अबतर होगी? यस, आपने बड़ा डिटेल्ड इंटरव्यू दे दिया। वो मेरी नज़र से आज एक मेमो गुज़रा, मेमो कह लें, ख़त गुज़रे। तो आपको याद होगा कि ये जो जाफ़र एक्सप्रेस के पस मंज़र में पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ था और उसमें चीफ साहब ने कहा था कि अब हम कब तक कुर्बानियाँ देते रहेंगे, मुसल्लह अफवाज वाले बैड गवर्नेंस के जो गैप्स हैं उन्हें फिल करें और हमें सॉफ्ट स्टेट से हार्ड स्टेट बनना पड़ेगा। अच्छा, हम ये समझ रहे थे कि तजवीज़ है, लेकिन आज जो एक मेमो या लेटर मेरी नज़र से गुजरा वज़ारत दाखिला की जानिब से, जो कि मुख्तलिफ जगहों से वेरीफाई भी करवाया गया, बाज़ औक़ात ऐसे भी चीज़ें चलती रहती हैं सोशल मीडिया पे, तो इसमें एक मीटिंग तलब की गई है, हार्डन द स्टेट कमेटी। ये पहली दफ़ा ये हमने नाम सुना है। अब इसमें क्या होगा क्या नहीं, आज सपहर का इजलास का ये इन्विटेशन था, मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत सपहर में होना था इस 22 मार्च के इस ख़त के मुताबिक। अच्छा, ये ख़त जो है आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला, चारों सूबों के सेक्रेटरी वज़ारत पेट्रोलियम, चेयरमैन FBR, DGFIA,
ISI मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट MI और इंटेलिजेंस ब्यूरो के नुमाइंदों और चारों सूबों के जो काउंटर इंटेलिजेंस के जो IGs हैं और डिप्टी IGs हैं उनको भेजा गया। सेक्रेटरी वजारत तवानाई, सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी सनत और पैदावार, सेक्रेटरी कॉमर्स, सेक्रेटरी मवासलात, चेयरमैन नादरा, इनको भी गया। ये जो इन्विटेशन है इससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि पूरे पैमाने पे हर शोबे के हिसाब से कोई एक पॉलिसी है वो ड्राफ्ट की जा रही है जिस पे कि हम अमल दरामद होता हुआ आने वाले दिनों में देखेंगे। वरना सेक्रेटरी पेट्रोलियम का बज़ाहिर क्या काम है या इसके बारे में थोड़ा सा मुझे पता जो भी है। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव सी हार्डन द स्टेट कमेटी। अगर हम एक सेकंड के लिए इसके टाइटल को साइड पर रखें, टाइटल जबरदस्त है, जरूरी है, आई नो, हल्का ना लें। हाँ, हल्का नहीं लें, सख्त लें। तो जो जहाँ तक मुझे पता है तो ये एक कोशिश है कि जो तमाम तर लीकेजेस हैं आपके सिस्टम में, और आपके सिस्टम में तकरीबन 10 लाख लीकेजेस हैं और उनका फिर फ़ायदा इंसर्जेंट्स और टेररिस्ट उठाते हैं, इनको थोड़ा सा टाइट करने की बात हो रही है। कोई पहली बार ये बात नहीं हो रही, शायद ये कमेटी पहली दफ़ा बैठी है और ये टाइटल तो हम यकीनन पहली बार ही सुन रहे हैं। ये कोशिशें दिहाइयों से चल रही हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम का आपने जिक्र किया, तो जहाँ तक मुझे पता है इसके बारे में वो इसलिए कि जो पेट्रोल की स्मगलिंग होती है दैट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू। जाहिर है कि इसमें फिर आपके ऑफिशियल्स भी मुलव्वस होते हैं, तो वहाँ पर भी हाथ आपको डालना चाहिए। इसी तरह नारकोटिक्स, इसी तरह FBR, फाइनेंशियल जो सपोर्ट फॉर टेररिज्म है। अभी आपने एक हाल में एक रिपोर्ट पढ़ी होगी किस तरह TTP क्रिप्टो को भी इस्तेमाल कर रही है अपनी फंडिंग के लिए। तो मल्टी डायमेंशनल इश्यूज हैं, इनको थोड़ा सा हार्डन। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के सेक्रेटरी को भी तलब किया गया इसके बारे में, मुझे कुछ बिजली, अब ये मुझे नहीं पता कि वो लोगों को करंट लगाने क्या हो रहा है। आई गेन जितनी मेरी नाकिस मालूमात है मैंने आप तक पहुंचा दी है, बहुत ही नाकिस, बहुत ही। मतलब देखें अब क्या हो सकता है सर, आपके पास अगर कोई और है तो बता दें यार। ऐसे हालात में देखें जो हमें पता है, देखो ये हम बोल नहीं सकते, जो बोल सकते हैं वो हमें पता नहीं है, तो फिर यही होगा ना। ये खत जो है ये तो मैंने इसलिए पढ़ा था कि ताकि डिबेट इनिशिएट हो सके। इसके साथ ही साथ 2 आर्टिकल्स भी पिछले 2-3 दिन में आप लोगों की नज़र से भी गुजरे हैं, मेरी नज़र से भी गुजरे हैं। पहला आर्टिकल आमिर राना साहब ने लिखा है जो पाथ टू विक्ट्री डिटेल इंसर्जेंसी केस स्टडी, जो काउंटर इंसर्जेंसी के बारे में जी। तो उससे उस आर्टिकल को पढ़ के आपने कोई नतीजा अखज़ किया? जी, कई नतीजे हैं। अच्छा, एक तो देखें ये कोई 290 सफ़ों पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट है। तो ये इसका एक बहुत मुख्तसर किस्म का खुलासा है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर से 2010 तक 31 इंसर्जेंसीज का 31, राइट। तो इसमें जो आमिर राना साहब ने हमारे लिए आसानी की है कि उन्होंने पूरा पढ़ के इसको बॉयल डाउन किया है। तो उनकी जो फाइंडिंग्स हैं वो क्या हैं कि एक तो कि बिल्कुल अक्सर आपको फोर्स इस्तेमाल करनी पड़ती है। उन्होंने ये भी कहा है कि नॉट बीइंग विलिंग टू फाइट से भी आप हार जाते हैं। लेकिन बार बार, और अगेन ये खुद नहीं कह रहे, ये कितनी 31 इंसर्जेंसीज, 71 इंसर्जेंसीज का जायजा लेके इस नतीजे पर आप पहुंचते हैं कि फोर्स सिर्फ एक कंपोनेंट है। यहां पर यह बात हुई है कि अगर आपने, एक तो 3 चीज़ें होती हैं जो आपको संभालनी पड़ती है किसी कामयाब काउंटर इंसर्जेंसी के लिए। अगर हम इसको बलूचिस्तान पर अप्लाई करें तो फाइंडिंग्स इसकी क्लियर आती हैं। एक तो कि आप जो मटेरियल सपोर्ट है इंसर्जेंट्स की वो आप कट ऑफ कर दें। अब वो फाइनेंशियल है, वो मॉरल है, वो डिप्लोमेटिक है, पॉलिटिकल है, ये सारी सप्लाई लाइन शायद हार्डनिंग इसीलिए की जा रही है। दूसरा कि आपकी कमिटमेंट हो रियासत की, और ये सिर्फ हमारी रियासत की बात नहीं हो रही, हर एक रियासत की, कि आपने वाकई इनको हराना है, ना सिर्फ कि आपने अपना फायदा देखना है, चाहे वो माली हो चाहे वो सियासी हो, राइट। क्योंकि कभी कभी कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं जिनका फायदा है कि मामलात इसी तरह चलते रहे, ताकि हमारी दाद आती रहे, माल बनता रहे, ऑल ऑफ दैट इंटरनली एक्सटर्नली। एंड थर्ड कि आपको फ्लेक्सिबल होना और अडेप्ट करना है। अच्छा, अब कहना आसान है, कैसे करते हैं? तो जो कामयाब काउंटर इंसर्जेंसीज रही हैं, और कुछ यहां पर 35 साल चली हैं, दैट इज ऑब्वियसली एन एग्जांपल ऑफ एन अनसक्सेसफुल काउंटर इंसर्जेंसी। उसमें आपने लोगों को एंगेज किया, लोकल पीपल को एंगेज किया, वही बात सपोर्ट काटने की, ठीक है। दूसरा, आपने थोड़ी सी ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश की है, और जो इलाके आपके काबू में हैं
वहां पर आपने सर्विस भी डिलीवर करनी है, सर्विसेज भी डिलीवर करनी है और सिक्योरिटी भी फराहम करनी है, और करप्शन में भी कमी करनी है, और करप्शन में भी साथ साथ कमी करनी है। ये सारी चीजें साथ साथ चलती हैं। दूसरी साइड पर नाकाम स्ट्रेटजीज क्या होती हैं जिसमें आप सिर्फ कलेक्टिव पनिशमेंट का इस्तेमाल करें। कलेक्टिव पनिशमेंट क्या है कि आपने कुछ किया, आपने पूरे ऑफिस को उठा लिया, ये हो गया कलेक्टिव पनिशमेंट, ठीक है। आपके गांव में किसी ने कुछ किया, आपने पूरे गांव को बुलडोज कर दिया, ये होगी कलेक्टिव पनिशमेंट। दूसरा कि आपने सॉरी मैं भूल गया हूं यहां पर, करप्ट गवर्नेंस। हाँ, करप्ट गवर्नेंस को आपने अगर आपकी गवर्नेंस करप्ट वैसे ही चलती रही जैसे पहले चलती थी, कोई कामयाबी हासिल नहीं होगी। एंड अगर आप सिर्फ और सिर्फ रिप्रेशन को एस्केलेट करेंगे तो ये तो बाकायदा इंसर्जेंट्स की फायदे में ये चीज जाती है। तो ये बेसिकली इनकी ये इसके अलावा लेसन्स है। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि वो रियासतें शोरिश नहीं उखाड़ सकती जहां ऑपरेशन के बाद बुनियादी जो मसाइल हैं, हाँ, या जो जड़ है वो उसका हल नहीं होता। और उन्होंने कहा कि आउट ऑफ 71 जो बगावतें हुई उनमें से 36 का जो नाकाम हुआ है कोशिश, सिर्फ ये हुआ है कि ऑपरेशन तो कर दिया गया और उसके बाद जो मरहम पट्टी होती है सियासी या समाजी, वो उसे भूल दिए गए। 30 में से 30 केसेस दूसरे हैं और उनमें से 26 में इसलिए नाकामी हुई क्योंकि ऑपरेशन के बाद जमहूरी अमल को परवान नहीं चढ़ने दिया गया और नतीजा ये अखज़ किया गया कि जमहूरियत के ज़रिए गुड गवर्नेंस ही उसी से लोगों का एतमाद बहाल हो सकता है, वरना ये ज़ख्म जो है बार बार आप सीते रहेंगे, बार बार खुलता रहेगा। इस रिसर्च में मशरक़ी पाकिस्तान का भी थोड़ा सा जिक्र है, उसमें कहा गया कि वहाँ जो बुनियादी सबब था नाकामी का वो ये था कि लोगों के पॉलिटिकल मैंडेट को तस्लीम नहीं किया गया और ताकत का हद से ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, ज़रूरत से भी ज़्यादा। देखिए फिर बलूचिस्तान का जो 73-78 की जो इंसर्जेंसी है वो बज़ाहिर ताकत के ज़ोर पे दबा दी गई। अच्छा, हमें ये तारीख़ में बताया जाता है कि जी स्टेट ने दबाई, उसने कहा ऐसा नहीं है। शाह ईरान जो है उसकी लॉजिस्टिक सपोर्ट जो थी, उसको अपने बलूचिस्तान का ख़तरा था तो उसने भरपूर इमदाद की और उसकी मदद से आपने बज़ोर दबा दी। लेकिन फिर उसके बाद आप भूल गए, आप समझे कि ये कामयाबी हो गई, तो आप देखें फिर जख्म खुल गया। देखें, वी नेवर बिल्ड ऑन आवर सक्सेसेस। हमारा एक बुनियादी मसला यही रहा है। आपने एक मिसाल दी ना आगाज में डॉक्टर की, तो मैं एक बड़ी सिंपल एनालॉजी इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ। फर्ज करें मैंने 20 सालों से हर दिन ना मैंने 4 पैकेट सिगरेट फूके हैं, अब मुझे हो गया है लंग कैंसर जो मुझे होना था। अब डॉक्टर कहता है कि सर और कोई तरीका नहीं है, आप आज पूरे सिगरेट छोड़ भी दें, आपका कैंसर वहां का वहीं है, आपको कराना है क्या? ऑपरेशन। तो ऑपरेशन आपको कराना है। ऑपरेशन मैंने करा लिया, मैंने रिकवर भी कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर है। रिकवरी के बाद अगर मैं दोबारा 4 पैकेट फूकने लग जाऊं, मैं अपनी तर्ज जिंदगी को ना बदलूं, तो फिर ऑपरेशन का फायदा तो नहीं हुआ ना। और फिर मुझे दोबारा ऑपरेशन करना है। अब एक नन्ही सी जान कितने ऑपरेशन। अच्छा, इसी तरह अब्बास नासिर ने जो लिखा आर्टिकल, वो भी बड़ा मजे का है और इससे बड़ा जुड़ा हुआ है। अब हम जो कहते हैं ना कि जी आप जो है मारपीट के बराबर तो कर देते हैं, लेकिन फिर उसके बाद जो वादे करते हैं ना वो भूल जाते हैं। उसने मिसालें दी, उसने कहा है कि मसलन 18वीं तरमीम तो 2010 में आई, उससे भी पहले जो ऑयल एंड गैस थे उन पे पहला आईनी हक होता था सूबों का, लेकिन 2002 में जो सैंडक का मायदा हुआ उसमें 50% जो प्रॉफिट का शेयर था वो चाइनीज़ के लिए रखा गया, 48% सेंटर ने रखा और 2% बलूचिस्तान के हिस्से में आया। अच्छा, जाहिर है कि वहाँ सवाल उठे कि ये क्या है। तो फिर 2012 में जो आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान पैकेज था उसमें वादा किया गया कि 2012 में यानी 2 साल बाद सैडनिक का कंट्रोल सूबे को दे दिया जाएगा ताकि फिर वो अपनी शराइत पे माहिदे कर सके और रिन्यू कर सके। लेकिन फिर सूबाई हुकूमत को प्रेशराइज करके ये जो मयाद थी इसमें 5 साल की तोसी करवाई गई कि अब हम आपको 5 साल बाद ये हक देंगे। फिर 2017 में दोबारा प्रेशर डाल के तोसी करवाई गई, फिर 2022 में बाप की हुकूमत से तोसी करवाई गई कि हम आपको। तो इस तरह जो है हुकूक को डिनाई किया जा रहा है। फिर उन्होंने एक और मिसाल दी कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। उसके हिसाब से जो पाकिस्तान के जो 10% गरीब तरीन आबादी है वो बलूचिस्तान में रहती है, 9 से 10%। लेकिन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में सिर्फ
3 से 4% लोग ऐसे हैं कि जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, जिन्हें बेनज़ीर सिर्फ 3 से 4% ये है। ये उसने बाकायदा मिसालें दी हैं। अच्छा, 18वीं तरमीम के बाद तेल और गैस की 50% ओनरशिप जो है वो सूबे को दे दी गई। लेकिन आज सूरत हाल ये है कि कोयटा और कोई एक और छोटे मोटे इलाके हैं, उसके अलावा बलूचिस्तान जो है वो ऑयल एंड गैस का आपको पता ही है कि क्या मामला है। नेशनल एक्शन प्लान, उसमें कहा गया कि शिदसंदी को दबाने के लिए अस्करी ऑपरेशन के साथ साथ मसालियाती कोशिशें भी जारी रहेंगी। तो डॉक्टर मालिक बलोच जो हैं उन्होंने कई दफ़ा, और जो अपने मुस्लिम लीग नून के एक जनरल बलोच थे, क्या नाम था उनका? अब्दुल कादिर बलोच। हाँ, कादिर बलोच। उनको कहा गया कि जो डिस्ग्रंटेड नाराज़ क़यादत है उससे रब्ता करें। खासी हद तक पेशरफ हुई, फिर अचानक मरकज़ उकता गया। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, इससे काम नहीं होगा। तो उससे हुआ क्या कि ये जो एतदाल पसंद रहनुमा थे, जो आइनी दायरे में खेलना चाहते थे और अब भी खेलना चाहते हैं, इनकी क्या इज्जत रही अपने वोटर्स और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। और इनकी जो रिट है वो तो पॉलिटिकल रिट तो आपने ख़त्म कर दी। तो जो ब्रिज बन सकते थे, जो सियासतदान वफाक के और बलोचों के दरमियान, वो ब्रिज आपने खुद तोड़ दिया। देखें, मरीज की हालत बिगड़ रही है, ना हम डॉक्टर बदलने के लिए तैयार हैं, ना दवाई बदलने के लिए तैयार हैं। क्या होगा आगे आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं? प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मैं करना नहीं चाहता। देखिए, हम सब चाहते हैं कि ये मसला हल हो, हम सब चाहते हैं कि ये इंसर्जेंसी भी ख़त्म हो, और हम जानते हैं कि जो लोग इस तरह बेगुनाहों को कत्ल करते हैं, चाहे वो मजदूर हो या जो भी हो, जिस तरह जाफर एक्सप्रेस पे लोगों को भून डाला है, आपको उनके साथ लड़ना होगा। लेकिन जीत की जब आप प्लानिंग कर रहे होते हैं ना, तो आपको वो 10 तरीके देखने होते हैं कि यार ये वो तरीके हैं जिससे मैं हार सकता हूँ। सो फर्स्ट यू कीप दैट इन माइंड एंड देन यू फॉर्ज अ पाथ टू विक्ट्री। वी नो हाउ टू लूज, आई थिंक वी नीड टू लर्न हाउ टू विन। और यही तरीके हैं, और एक फुल स्पेक्ट्रम अप्रोच आप अडॉप्ट करें। नहीं करना तो फिर आपको पता है क्या होगा। चलें, ये हमारे हो गए मुफ्त मशवरे। कोई सुन रहा है तो ठीक है, नहीं सुन रहा तो खैर है। हम एक लेंगे ब्रेक यहाँ पे, और फिर वापस आएंगे तो ज़रा बात करेंगे कि बलूचिस्तान के अंदर तो ये जो कुछ हो रहा है, लेकिन बाकी मुल्क में क्या हो रहा है, थोड़ा उस पर नज़र डालेंगे। वेलकम बैक। वैसे तो हमारे बहुत इदारे हैं कानून नाफिज करने वाले, उन्हीं में FIA भी शामिल है। FIA इन दिनों ज़्यादा हार्ड चल रहा है। आपने कोई 3-4 दिन पहले ख़बर सुनी होगी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म है बड़ा मशहूर रफ्तार, उसके जो सरबराह थे फरहान मलिक साहब अचानक आए, वो छापा मारा, ले गए। अब उनका जो है 3 दिन का रिमांड जो है अदालत ने दे दिया है, और 25 को इन्हें दोबारा पेश किया जाएगा। लेकिन आज रफ्तार का जो ट्विटर अकाउंट है, उससे ये ख़बर भी हमें मिली कि FIA ने आज दोपहर को रफ्तार के दफ्तर पे दोबारा हल्ला बोला, और जो फरहान मलिक साहब हैं उनका जो वर्किंग कंप्यूटर था, वर्क स्टेशन, और जो USBs थे वो भी उठा के ले गए हैं। अब वो उसमें ज़ाहिर है कि वो देखना चाहते हैं कि ये किस हद तक मुल्क दुश्मन और रियासत दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्विस रहे हैं। एक और एफिशिएंसी जो FIA की है, वो जो हादी अली एडवोकेट और ईमान ज़ैनब मज़ारी एडवोकेट हैं, आपको याद होगा कि वो जो ब्लास्फेमी बिज़नेस गैंग है उसके जो मुतासरीन हैं उनके वकील हैं। तो ज़ाहिर है कि वो FIA भी उसमें फ़रीक बनाई गई है। तो इन्हें FIA ने एक इंक्वायरी के सिलसिले में तलब किया गया है। इंक्वायरी का जो ये नोटिस है, इसमें एक साहब हैं जिनका जो ताना बाना है, कहा यह जाता है कि उसी गैंग से है, हसन माविया। उन्होंने शिकायत की होगी FIA से कि ये मेरी किरदार कुशी कर रहे हैं दोनों सरेआम। तो नोटिस भेज दिया है FIA ने कि आप जो हैं आके बताएं कि आप ये क्या कर रहे हैं। और इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो चीज़ है जी, वो भी मैं बता दूं, फिर आप अपना जो है आप बता खाता खोलिएगा। वो ये है कि जो रावलपिंडी की कैंट पुलिस है, उसने पेका, आपको पता है कि मुल्क दुश्मन सरगर्मियों और अनासर के पमा के लिए उसे मज़बूत किया गया है। जो रावलपिंडी का कैंट पुलिस थाना है,
उसने क्या किया है कि उसके एक ट्रैफिक कांस्टेबल हैं मोहम्मद सिकंदर, उन्होंने शिकायत लिखवाई है कि जब वो एक गाड़ी को उठा रहे थे एक दुकान के सामने से, तो दुकानदार ने उनकी इस कार्रवाई की वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल दी और इसका मकसद आवाम को ट्रैफिक पुलिस के ख़िलाफ़ उकसाना है, यानी एक रियासती इदारे के ख़िलाफ़ उकसाना और बेचैनी पैदा करना है। तो पैका के तहत जो है केस बन गया, एक केस उन्होंने बना दिया है। जी अच्छा, अब मैं थोड़े से हाथ पैर बचा दूं सबके। वो एक तो है कि एक मैं वजाहत करना चाह रहा हूँ, आपने कहा था ना जब फरहान मलिक को गिरफ्तार किया गया तो छापा नहीं मारा था, वो FIA के ऑफिस में उनको तलब किया गया था, वहाँ गिरफ्तार किया गया था। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आजकल बहुत पीका पीका चल रहा है, मुझ पे फेक न्यूज़ का आप पर फेक न्यूज़ का ना बन जाए तो प्लीज़ ये भी मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि हम हाँ प्लीज़ कर दें, मैं माफ़ी चाहता हूँ, थैंक यू, ये मुझसे गलत बयान नहीं। दूसरी चीज़ ये जो अभी आपने खबर बताई है ट्रैफिक पुलिस वाली, जब ये मैंने पहले पढ़ी तो मैंने कहा कि नहीं ये यकीनन मजाक होगा, लेकिन फिर जब मैंने पहले कमिटी टू हार्डन द स्टेट का नाम सुना था मैंने मजाक कुछ भी नहीं है, मजाक है, तो देयर इज नो जोकिंग अबाउट एनीथिंग। ये जो खबर है ये जियो पर नशर हुई है और कैपिटल टीवी पर नशर हुई है, इन दो अदारों पर नशर हुई है। कल अगर ये बाउंस होती है तो ये आप पे नहीं है, ये हमने जियो न्यूज़ पर पढ़ के ये बात की है, जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई, ठीक है। और ज़रूरी है आजकल डिस्क्लेमर देना होता है ना हर एक चीज़ का। अच्छा अब हम आते हैं थोड़ा सा अहमद दुरानी की तरफ, क्योंकि वही माहौल एक ही माहौल चल रहा है। चेक कर लिया कि जो खबर तुम पढ़ रहे हो अब जी वो ठीक है? नहीं, मेरे पास बाकायदा क्लिप है, ठीक है, ये इसकी तस्दीक हुई है और हमारे इदारे ने छापी है, तो इस पर तो हम गए ही गए। तो क्या हुआ कि आपको पता है कि वेडनेसडे को अहमद दुरानी के जो दो भाई हैं मोहम्मद सैफुर रहमान और मोहम्मद अली, वो लापता हो गए एकदम अपनी रिहाइश से। इनकी वालदा का कहना है कि कुछ प्लेन क्लोथ्स में लोग आए तकरीबन रात के 1 बजे और उनको उठा के ले गए, उसके बाद किसी को कुछ नहीं पता। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो और जो वकील साहिबा हैं ईमान मज़ारी, वो वहाँ पर पेश हुए और बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ वहाँ पर हुई कि पुलिस से जज साहब ने पूछा कि जी क्या हो रहा है, मतलब ये मिसिंग पर्सन है, इसके बारे में क्या किया जा रहा है। तो पुलिस ने जिन्होंने 6 दिन हो गए अब मेरे ख्याल तकरीबन, FIR नहीं दर्ज हुई लापता अफराद की, जो वैसे यूं हो जानी चाहिए, लेकिन उन्होंने एक रिपोर्ट पेश कर दी है। तो ईमान मज़ारी ने पूछा कि यार जब FIR लॉन्च नहीं हुई तो रिपोर्ट और इन्वेस्टिगेशन कहाँ से हुई, तो इस बात की समझ नहीं आ रही। अहमद दुरानी की वालदा साहिबा भी वहाँ पर थी, अब ज़ाहिर है कि उनको टेक्निकल इशूज़ से इतनी इंटरेस्ट शायद नहीं है। उनका एक सिंपल सवाल है कि मेरे 2 बेटे कहाँ हैं और अगर इनको कुछ हो गया तो कौन इनका जवाब देगा। परसों का दिया टाइम है, उनसे कहा कि मेरे बच्चों को अगर कुछ हो जाता है तो कौन माली बाहर से कौन बताए, हाई कोर्ट है या ये रियासत है या ये जो पुलिस थाने है या ये जो दरिंदे लेके गए हैं, इनको कौन पूछेगा, कौन कहेगा। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या, समझ इनको भी नहीं आ रही और मेरा ख्याल है कि किसी को नहीं आ रही, किसी को नहीं आ रही, हो गया है या तो अच्छी तरह समझ आ गई है। बहरहाल इस पर हम सोचते हैं, एक वक्फा लेते हैं। वेलकम बैक। रमज़ान का आखिरी अशरा जो है शुरू हो चुका है। आपको पता है पूरा रमज़ान और इसके अलावा भी ज़कात, खैरात, फलाही काम, मुखय्यर हज़रात और गरीब हर आदमी जो है वो कोशिश करता है कि ज़रूरतमंदों की अपने हिसाब से मदद करे। कुछ बहुत बड़े बड़े इदारे भी हैं। हमारी एक रिवायत है कि हर साल हम जो सरकर्दा इदारे हैं, जितना भी वक्त मिल सके हम उनके जो काम है, जो आम तौर पे साल के बाकी महीनों में करंट अफेयर्स की वजह से दब जाते हैं, वो मंजर आम पे ला सकें। 3-4 बड़े बड़े इदारे हैं, उनका काम आप सबको मालूम होगा, जैसे ईदी फाउंडेशन तारुफ की ज़रूरत में है, जैसे SIUT है डॉक्टर अदीब रिजवी साहब का। इसी तरह एक बहुत बड़ा इदारा है अल खिदमत, जो फलाही कामों में आगे है। अब पिछले साल भी हमने अल खिदमत के जो सदर हैं उनसे पूछा था कि वो क्या कर रहे हैं। गज़ा का मामला ताज़ा शुरू हुआ था और सब लोग जो हैं बेचैन थे कि किसी तरह गज़ा के लोगों की इमदाद की जाए। अब ज़ाहिर है कि गज़ा हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है। अल खिदमत के सेक्रेटरी जनरल सैयद वक़ास जाफ़री साहब जो हैं वो आज हमारे मेहमान हैं। साहब, थैंक यू सो मच कि आपने हमें ज्वाइन किया।
पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि पहले तो आपके जो सदर साहब थे उन्होंने पिछले साल बताया था कि हम ये कर रहे हैं। ये जो अब साल गुजर गए, ये जो पिछले 365 दिन है, आप थोड़ा सा हमें एक अजमाली जायज़ा दे सकते हैं कि किन किन नए शूबों में कदम रखा है अल खिदमत ने? एक तो मैं बहुत आपका ममनून हूँ कि आपके प्रोग्राम की वसातत से हमें मौका मिला बहुत बड़ी तादाद में नाज़रीन और सामीन तक पहुँचने का। अगर मैं एक हेडलाइन आपको बताना चाहूँ तो गुज़िश्ता 12 महीनों में हमने तकरीबन 23.5 अरब रुपए में 2 करोड़ और 20 लाख अफराद की खिदमत की है। अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी है अल खिदमत फाउंडेशन को पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में। इसमें हमारे तालीम, सेहत, कम्युनिटी सर्विसेज, साफ़ पानी और बनो काबिल प्रोग्राम में बिलखसूस हमारे शामिल है। ज़ाहिर फ़लस्तीन को वो एक मुस्तकिल हमारी कोशिशों का हिस्सा है, लेकिन ख़ुद पाकिस्तान के अंदर जो हमने काम किया, ये जो मैंने आपको गिनवाया है, ये सिर्फ हमारा पाकिस्तान में किया जाने वाला काम है, जो मुख्तलिफ 8 यानी डिज़ास्टर को छोड़ दें तो 7 बड़े शोबाजात के अंदर है, जिसमें ऑर्फन्स यतामा की किफ़ालत पूरे मुल्क के अंदर, साफ़ पानी, कम्युनिटी सर्विसेज जिसमें रमज़ान से लेकर ईद और बकरीद, हमारी ईसाई और हिंदू कम्युनिटी से लेकर हमारी ख्वाजा कम्युनिटी तक, और उसके साथ साथ साफ़ पानी, और ये सारे काम है कि जो हमने गुज़िश्ता 1 साल के अंदर किए। अच्छा जाफरी साहब, अगर हम बात करें आपकी जो क्योंकि पिछले साल भी जब आपसे बात हो रही तो हमारा फोकस रहा था जो यतीमों के लिए काम किया गया, गजा पे भी बात की थी जाहिर है, लेकिन ये भी उसका एक हिस्सा था। क्या आपकी नज़र में सबसे बड़े चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान में यतीम बच्चों का सामना करना पड़ता है, और अल खिदमत में इन्हें उनकी खुद एतमादी को बढ़ाने के लिए क्या काम किया है अपना आपका जो प्रोग्राम? जी, एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक इस वक्त कोई 45 से 50 लाख ऐसे बच्चे हैं कि जो बाप की शफकत से महरूम हैं। एक सबसे बड़ा मसला तो डाटा का है। ज़ाहिर पाकिस्तान में आप जो भी काम करना चाहें तो आपके पास अगर एक अच्छे आदाद शुमार मौजूद ना हो तो उसके बगैर काम करना आपके लिए नामुमकिन तो नहीं होता, मुश्किल ज़रूर होता है। लेकिन अल खिदमत का फ़ायदा ये है कि 150 अजला के अंदर हमारे वॉलंटियर्स का नेटवर्क मौजूद है, और हमने इस वक्त 31,000 यतीम बच्चों को रजिस्टर्ड किया हुआ है अल खिदमत के तहत, और इनके लिए 150 हमने एजुकेशन सेंटर्स बनाए हुए हैं कि सिर्फ हम यतीम बच्चों की किफ़ालत सिर्फ उनकी ग़ज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए नहीं कर रहे, उनकी तालीमी ज़रूरियात, उनकी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ज़ाहिर बात है वो एक ट्रामा के अंदर होते हैं, वो एक ऐसे सोशियो इकनॉमिक बैकग्राउंड से हमारे पास आते हैं कि उनको मुस्तकिल जो है कि एक ज़रूरत होती है उनको काउंसलिंग की, उसके साथ साथ उनकी माओं को सपोर्ट करना। ये इसीलिए आप ये देखें कि हम जो इस्तिलाहात इस्तेमाल करते हैं, मसलन यतीम बच्चे अगरचे हमारे मुआशरे में ये मुस्तामिल है, यूज्ड है, लेकिन हम उनको बाहिम्मत बच्चे कहते हैं, उनकी माओं को बाहिम्मत माएँ कहते हैं। वो जो हमने स्टेट ऑफ द आर्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो हमारे ऑर्फन बाहिम्मत बच्चे हैं उनके लिए जो हमने 24 आवर की जो सहूलत फराहम की है, उनको हम जो है यतीम खाने नहीं, हम उनको आगोश कहते हैं, एक माँ की गोद जो है कि जिसमें वो अपने आप को ऐसे ही महसूस करें। तो गोया इस वक्त कोई 3.5 अरब रुपए का बजट है कि जो हमारे इस तकरीबन 33,000 यतीम बच्चों की किफ़ालत, ग़िज़ाई ज़रूरियात, तालीम और उनको मुआशरे का कारआमद शहरी बनाने के लिए खर्च की जा रही है। अच्छा जाफरी साहब, मैं ज़रा नौजवानों के हवाले से पूछना चाह रहा था, आपका जो बनो काबिल प्रोग्राम है उसका बहुत लास्ट ईयर भी हमने काफ़ी उसका जिक्र किया, उसको बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो पिछले 1 साल के दौरान उसमें क्या आगे काम बढ़ा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह आपके इल्म में कि कराची से इसका आगाज़ हुआ और उसके बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त लाहौर, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, शेखुपुरा, पेशावर यानी इसके अंदर हम टेक ऑफ कर चुके हैं। यानी इस वक्त आज की तारीख के अंदर 87 IT सेंटर्स हैं, जिनसे अभी तक 50,800 तलबा और तालबत पास आउट हो चुके हैं 3 माह से लेकर 6 माह की कोर्सेज। तो 90 मिलियन रुपया हम इसके ऊपर खर्च कर चुके हैं। 19 शहरों में इस वक्त ये काम कर रहे हैं और 28 कोर्सेज जो है इसके तहत किए जा रहे हैं। अभी मैं खुद कोई 3 हफ्ते पहले गुजरांवाला और शेखुपुरा में गया था कि जहाँ एक शहर में 11,000 और एक शहर में 8,000 से ज़्यादा तलबा और तालिबात, ये 14-15 साल से लेकर 25 और 30 साल की उम्र के नौजवान बच्चे और बच्चियां थे कि जो बहुत पैशनेट थे कि जिन्होंने इस प्रोग्राम पर अपने एतमाद का इजहार किया। और इंशाअल्लाह ताला अब अगले यानी ईद के फ़ौरन बाद हम उनकी, आप समझ लीजिए कि उनके बाकायदा फेस टू फेस इंटरव्यू, उनको बाकायदा जो है कि उनके घर के करीब तरीन IT जो है कि सेंटर हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारा ख्याल है कि आने वाले दिनों के अंदर हमें लाखों तलबा। अच्छा जाफरी साहब, ये जो आपका बहुत बड़ा प्रोग्राम है बनो काबिल, इसमें आपने कहा कि 50,000 बच्चे जो हैं वो कोर्सेज कर चुके हैं,
प्रैक्टिकल लाइफ में कोई आते हैं, उनकी ज़िंदगी में कोई तब्दीलियाँ, उनका भी आप लोगों के पास थोड़ा बहुत रिकॉर्ड तो होगा? बिल्कुल, उसमें दो चीज़ें हैं। कुछ बच्चे और बच्चियां तो वो हैं कि जो अपना काम खुद कर रहे हैं, जिसको फ्रीलांसिंग कहते हैं, वो हम उनको फराहम कर रहे हैं, और उसके नतीजे में बल्कि हम उनको सॉफ्ट लोन और उनको इमदाद की सूरत के अंदर हम उनको टैबलेट्स और लैपटॉप वगैरह भी फराहम कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो है कि हम इंडस्ट्री के साथ उनका ताल्लुक जोड़ रहे हैं, तो गोया ये एक मुकम्मल सोल्यूशन है। ये सिर्फ महज उनको जो है कि एक आईटी कोर्स कराकर फारिग कर देना नहीं है, बल्कि हमारे जो आईटी के इदारे गवर्नमेंट के, नॉन गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर टैफ्टा के इदारे मौजूद हैं, उनको मिलकर तो हमारी कोशिश ये है कि हम उनको पूरी तरीके से कनेक्ट कर सके, ताकि हमारे पास जो इतना बड़ा नौजवान मौजूद है कि जो शायद पूरी तरह 14 और 16 साल की तालीम हासिल नहीं कर सकता, हम उनको 3 से 6 माह की कोर्सेज करके वो जो $500 मिलियन की जो फ्रीलांस हमारे पास जो है कि एक स्कोप मौजूद है, जो है वो हम इंशाल्लाह उसको जो कि कैटर करने में कामयाब हो सकेंगे। अच्छा, आपने जिक्र किया जाफरी साहब कि मैं आपके आगोश की बात करना चाह रहा हूँ कि जो आपके जो बेवा खवातीन हैं, आप जो बाहिम्मत खवातीन कह रहे हैं, उनकी भी सपोर्ट की जा रही है, तो अगर आप हमें थोड़ा सा स्पेसिफिक बताएं कि किस किस्म की सपोर्ट की जाती है? इसमें ज़्यादा अहम जो चीज़ है वो की जा रही है, वो उनको जिसे कहते हैं कॉटेज इंडस्ट्री, जिसको हम कहते हैं कि अपने घर में रहते हुए वो कोई काम कर सकती हैं, कि जिसमें हम उनको यानी आप समझे सीने, सिलाई, कढ़ाई की जो चीज़ें हैं वो उनको फराहम कर रहे हैं। उनको जो है कि करीबी वोकेशनल सेंटर जो हमारे अपने भी मौजूद, इस वक्त 90 के करीब हमारे वोकेशनल सेंटर्स हैं कि जो माओं के लिए, ख़वातीन के लिए मौजूद हैं। तो ज़्यादा इसी तरीके से कोई खातून अपने घर में कोई दुकान कर सकती है, तो हमारा माइक्रो फाइनेंस का जो शोबा है, अलखिदमत माइक्रो फाइनेंस का जो डिपार्टमेंट है, वो बाकायदा हमारे पास 1.5 लाख से लेकर 3 लाख की रकम का जो कि सॉफ्ट लोन है कि जो हमको फराहम करते हैं, कि जिसके नतीजे में वो कोई भी काम अपनी ज़रूरत के तहत वो कर सकते हैं। ये हम उनको करवा कर दे रहे हैं। तो जाफरी साहब, मैं चाह रहा था आखिर में अगर थोड़ा सा हमें ये बता दें कि हमने पहले भी जैसे जिक्र किया कि आपका काम पाकिस्तान से बाहर भी है, गज़ा में है, फ़लस्तीन के हवाले से है, थोड़ा अगर बता दें कि वहाँ के जो हालात हैं वो तो रोज़ हम देख रहे हैं, वहाँ पे आप क्या व्हाट डिफरेंस आर यू एबल टू? पिछले साल आपने, मुझे याद पड़ता है, काहिरा में अपना हेडक्वार्टर कायम किया था, वहाँ कुछ प्रोजेक्ट्स भी आप लोगों ने शुरू करने का इरादा किया था। जी, मैं 2 दफ़ा खुद जो है कि काहिरा जा चुका हूँ, और वहाँ से जो गज़ा रफ़ा के ज़रिए से जो सामान जब तक हमें ये सहूलत हासिल थी, हम वहाँ से भेज रहे हैं। हमारा वेयर हाउस वहाँ मौजूद है, हमारा कैंप ऑफिस मौजूद है। इस वक्त सूरत हाल ये कि सिर्फ हम गज़ा के अंदर काम नहीं कर रहे, अल्हम्दुलिल्लाह गज़ा के अंदर इस वक्त जो है कि 700 फैमिलीज़ को रोज़ाना की बुनियाद पर खुराक फराहम की जा रही है। लेकिन आपके लिए एक बहुत खुशी और एतमाद की खबर ये है कि इस वक्त 350 तलबा और तालिबात फ़लस्तीन और गज़ा के पाकिस्तान में ज़ेर तालीम है, मेडिकल कॉलेज में, लाहौर और इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं, कि जिनको हम वहाँ से लेकर आए हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ताउन से, PMDC के ताउन से। तो ये एक पूरे आप कह सकते हैं दुनिया के अंदर एक सबसे बड़ी तादाद है। मुझे साउथ अफ्रीका का भी पता है कि कितने तलबा और तालिबात मौजूद हैं, तुर्किया में कितने पढ़ रहे हैं। इस वक्त 350 फ़लस्तीनी तलबा हैं, और उनमें से ये वापस भी जा रहे हैं। यानी अभी जो है कि तकरीबन 15 जो है कि डॉक्टर्स का कि जो जिन्होंने अपनी आखिरी चंद महीनों की तालीम रह गई थी वो यहाँ से हासिल की और वो वापस चले गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमारे लिए एक प्राइड का मोमेंट है कि हम जहाँ तक हमें मौका मिल रहा है, हम गज़ा के अंदर काम कर रहे हैं। मिस्र के अंदर जो गज़ान फैमिली जो ट्रांसफ़र होकर आई है, शदीद इंजर्ड थी या किसी तरीके से, वहाँ हम उनको अपार्टमेंट बिल्डिंग लेकर वहाँ को फूड स्टम्प्स और उनकी तालीमी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं। और जो फ़लस्तीनी तलबा और तालिबात यहाँ आ सकते हैं, इसी तरीके से मरीज़ों को लाने का प्रोग्राम भी बन रहा है। तो गोया एक नहीं मल्टीपल ऑप्शंस के ऊपर अल-खिदमत फाउंडेशन इस फ़लस्तीनी लोगों की इमदाद के लिए कोशिश कर रही है। अच्छा जाफरी साहब, ज़ाहिर है अरबों रुपए का आप जैसी तंजीमें हैं, SIOT ईदी फाउंडेशन, अरबों का बजट होता है। तो कभी कभी ये भी होता है कि एक वेव आती है या रुझान तब्दील होता है, लोग इमदाद में कमी किसी वजह से कर देते हैं, उनके अपने माशी हालात वगैरह दिगर को होते हैं। आपका क्या ग्राफ है इमदाद का? आपको जितनी रिक्वायरमेंट है वो मिल रही है पैसे, या उसमें कमी बेशी होती रहती है मुखय्यर हजरात और लोगों की जानिब से? जाहिर बात है जो कंपेन्स हैं उसमें ऊंच नीच तो आती है। जिस तरीके से जब पाकिस्तान के अंदर डिजास्टर होते हैं तो लोग सैलाब में ज़्यादा दे रहे हैं, या उससे पहले कोरोना के अंदर दे रहे हैं, या फ़लस्तीन भी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल-खिदमत फाउंडेशन की एक खूबसूरती या इसकी इनफरादियत ये है कि इसके पास 1900 अफराद की वॉलंटियर्स की टीम मौजूद है। यानी हमारे ओवरहेड कास्ट जो है कि हमारी मिनिमम है, कि जिसके नतीजे के अंदर आपको अपनी चीज़ों की तरसील से लेकर डाटा को कलेक्ट करने तक हमें एक बहुत बड़ी टीम मौजूद है कि जो ये काम कर रही होती है। तो ये वो चीज़ है कि जो हमें यानी हार्ड टाइम्स के अंदर के जहाँ बसा वक्त किसी भी वजह से अगर हमारे पास जो है कि नहीं होता तो हमारे ओवरहेड इतने ज़्यादा नहीं है कि जिसकी वजह से खुदा न खास्ता तंजीम अपने बोझ के नीचे दब जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बजट जो हमें लोग अमानतें हमारे सुपुर्द करते हैं
है। अगर मैं एतमाद से कह सकता हूं कि 90% से भी ज़्यादा बराह रास्त जो है कि लोगों तक पहुंचना है, उन बेनिफिशरीज तक चीज़ मौजूद है। ये वो चीज़ है कि जो हमें हौसला देती है और यही वो चीज़ है कि जो डोनर्स का एतमाद हमारे ऊपर बढ़ाती है। बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया जाफरी साहब। ये था खिदमत की खिदमत, अक्सर हमने इनको कवर किया है और इस हफ्ते हमारी कोशिश रहेगी कि हर दिन हम एक ऐसी तंजीम आपको भी आपके सामने भी पेश करें। एक वक्फा लेते हैं और फिर थोड़ी सी नज़र डालते हैं गज़ा की सूरत हाल। वेलकम बैक। वैसे तो हम जानते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 से लेके आज तक इजराइल ने तकरीबन 200 से ज़ायद अंदाज़न फ़लस्तीनी सहाफ़ियों को कत्ल किया है, क्योंकि सिर्फ वो फ़लस्तीनियों को कत्ल नहीं करते, वो उन सारे लोगों को कत्ल करना चाहते हैं जो फ़लस्तीनियों की आवाज़ दुनिया तक पहुंचाते हैं। आज इजरायली फ़ौज ने मोहम्मद मंसूर, फ़लस्तीन टुडे के कॉरेस्पॉन्डेंट की घर को निशाना बनाया खान यूनिस में, जहां पर उनको और उनके घर वालों को कत्ल किया गया। और उसके साथ हुसाम शबात जो अल जज़ीरा के लिए भी काम करते थे, जो ड्रॉप साइड न्यूज़ और दीगर इदारों के लिए भी काम करते थे, उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया इन एन एयर स्ट्राइक, किलिंग हिम। हुसाम शबात इजराइल के टारगेट लिस्ट पर काफ़ी देर से थे, तकरीबन साल से ज़ायद हो गया है, और उनको बार बार धमकी दी जाती थी कि आप दहशतगर्द हैं और हम आपको कत्ल कर देंगे। और जब पहली दफ़ा उनको पता लगा कि ऐसा एक ऐलान हुआ हुआ, ऐसी धमकियां आ रही हैं, तो उनका एक बहुत खूबसूरत क्लिप है जिसमें वो जवाब देते हैं जब उनको पूछा जाता है कि यार क्या आपको इस बात का इल्म है। सुनिए। استنى شوي، شو شعورك وانت هيك منزلين عنك اليهود؟ قدم شوي. ولا يثنينا شيئا. الله عليك، الله عليك. مستمر بالحفظ والصون. وهينا بنصور يضربون. الله معك. يلا حبايبي. उनकी जो आखिरी इंस्टाग्राम स्टोरी है मौत से पहले, उसमें वो एक सवाल पूछ रहे हैं कि या मुत्तहिदा अरब अमीरात के लोग, या सऊदी अरब के लोग, उर्दन के लोग, मिस्र के लोग, आप लोग कहाँ हैं? तो आज मेरा ख्याल है इनके सवालात का जवाब इनको मिल गया है। इनकी उम्र सिर्फ 23 साल की थी और एक तरह से हुसाम की ज़िंदगी फ़लस्तीन की ज़िंदगी है, क्योंकि जब वो 7 साल की उम्र में थे तो इजराइल ने हमला किया गज़ा पर, 1400 लोग वहाँ पर मारे गए। जब वो 10 साल की उम्र में थे तो एक बहुत बड़ा एयर असॉल्ट हुआ जिसमें वो बाल बचे। 11 साल की उम्र में एक और हमला होता है इजराइल से, ग्राउंड इन्वेजन, जिसमें तकरीबन 2500 फ़लस्तीनियों को कत्ल किया जाता है। 19 साल की उम्र में एक और मैसिव बॉम्बिंग कैंपेन, और जब वो 22 साल के हुए तो ये नस्ल कुशी शुरू हुई। आज मरने के वक्त पर उनकी उम्र सिर्फ 23 साल की थी। वैसे तो पिछले हफ्ते में तकरीबन 1000 फ़लस्तीनी कत्ल किए गए हैं। मैं हुसाम शबात की बात क्यों कर रहा हूँ, इसमें थोड़ी सी मेरे पर्सनल रीजंस भी हैं, क्योंकि अक्सर इस प्रोग्राम में उसकी क्लिप्स भी चलाई हैं और अक्सर इस प्रोग्राम में जो मालूमात हम आपसे शेयर करते हैं वो हुसाम शबात की इंस्टाग्राम रील्स या ट्विटर अकाउंट या मुख्तलिफ कवरेजेस पर ही मबनी था। तो मुझे एक ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई एक कॉलीग या कोई दोस्त या किसी साथी को कत्ल किया गया है। वैसे तो जैसे मैंने कहा 1000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को कत्ल किया गया है, और जो नासिर हस्पताल में जो बॉडीज़ लाई जा रही हैं उसमें हमें ये पता लग रहा है कि तकरीबन 40 से 50% सब बच्चे हैं, और उन बच्चों में जो तादाद है सबसे ज़्यादा अमवात की, उन बच्चों की उम्र 6 से 8 साल की है। अच्छा, अब इसकी एक वजह है, आप गेस कर सकते हैं इसकी वजह क्या है? 6 से 8 साल के बच्चे जी आप घर पे होंगे? नहीं, वो इसलिए क्योंकि ये वो उम्र होती है जिसमें आपके वालिदैन आपको बहुत आसानी से उठाकर भाग नहीं सकते। आपका थोड़ा वजन होता है और वालिदैन भी आपको पता है कि भूखे मरे होते हैं, उनमें इतनी जान नहीं होती, और अगर आप खुद भागने की कोशिश करें तो आप इतनी तेजी से भाग नहीं सकते। इसीलिए क्योंकि कुछ ऐसी चीजें, ना आप बहुत छोटे हैं ना बहुत बड़े हैं, छोटे हैं ना आप बहुत बड़े हैं, यू आर जस्ट राइट टू बी टारगेटेड एंड किल्ड। ये जो अदाद-ओ-शुमार मैं पेश कर रहा हूँ ये नासिर हस्पताल पे हैं, जो एक शायद आखिरी हस्पताल बचा है, वो भी हमें नहीं पता कब तक बचा है, क्योंकि आज उसके इमरजेंसी वार्ड को भी निशाना बनाया गया।
और ये इसलिए क्योंकि वहाँ पर 3 अमेरिकन डॉक्टर काम कर रहे हैं, डॉक्टर मार्क पर्लमटर, डॉक्टर तानिया हज हसन और डॉक्टर फरोज सिद्धवा, जिसकी पिछले हफ्ते मैंने क्लिप भी चलाई थी जब वो बता रहा था कि किस तरह के ज़ख्मी बच्चे आते हैं। ये इनको इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि ये हुसाम शबात की तरह फ़लस्तीन में जो हो रहा है ये इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स तक पहुँचाते हैं। फ़लस्तीन में और क्या हो रहा है हम देख रहे हैं एक पैटर्न कि हर रोज़ मगरिब से कुछ मिनट पहले जब लोग इफ्तार कर रहे होते हैं उस वक्त इजराइल का हमला होता है। ये जबालिया कैंप में एक पूरे रेजिडेंशियल ब्लॉक को तबाह कर दिया गया इफ्तार के वक्त पर। इफ्तार और सहरी, इफ्तार और सहरी, क्योंकि जिस वक्त लोग जाग रहे होंगे, जमा होंगे, उस वक्त टारगेट किया जाता है। और इसके नतीजे क्या हैं आप फ़लस्तीनियों की ज़बानी ही सुन लें। حسبي الله ونعم الوكيل والله وحيد يا عم كان قاعد بيلعب بين الاولاد من بين الاولاد ربنا اختار والله من بين الاولاد ربنا اختار الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والامر وحيد يا حاله والله وحيد ما عنده غير والله وحيد والله ما عندنا عمانه والله العظيم هذا عمري والله عمري زوجتي انولدت في 20/2 وابني انولد في 20/2. زوجتي استشهد في 19/3 وابني استشهد في 19/3. وديت زوجتي وابني عشان يعيشوا بامان، عشان اضمن حياتهم ان شاء الله تكون كريمه. بدينا حطيناهم في فريش ورجعت انا تاني على حي الجنين نأمن البيت وشغلاتها. ما نمت هناك، صحيت على اتصال استهدفوا الخيمه اللي كانت فيها زوجتك وابنك واستشهدت زوجتك الحامل وابنك. लेकिन इज़राइल की प्यास नहीं बुझी। इज़राइल के वज़ीर ख़ारजा काट्स का कहना है कि ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। תושבי עזה, זאת פניית הזרה האחרונה. הסינואר הראשון הרס את עזה, והסינואר השני יחריב אותה לחלוטין. תקיפת חיל האוויר נגד מחבלי החמאס הייתה רק הצעד הראשון. ההמשך יהיה קשה בהרבה, ואתם תשלמו את מלוא המחיר. בקרוב יתחיל שוב פינוי האוכלוסייה מאזורי הקרבות. אם לא ישוחררו כל החטופים הישראלים, והחמאס לא יסולק מעזה, ישראל תפעל בעוצמות שעוד לא הכרתם. קבלו את... और इसके साथ साथ फ्लायर गिराए जा रहे हैं गज़ा पर, जिसमें कुरानी आयत का सहारा लिया जा रहा है। उसमें कहा जा रहा है ना कि आपको याद है कि हम आपको आजमाएंगे भूख से, प्यास से, खौफ से, मुश्किलात से। और उसके बाद कहा जा रहा है कि जी आपके पास एक चॉइस है, आप ट्रंप की प्लान पर अमल दरामद करें, आप यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि दुनिया का नक्शा नहीं बदलेगा अगर आप सब मारे जाएं। किसी को आपकी परवाह नहीं है और कोई आपके बारे में नहीं पूछेगा। आपको अकेला छोड़ दिया गया है। ईरान अपने आप को नहीं बचा सकता, वो आपको क्या बचाएगा। और आपके जो अरब ममालिक हैं वो हमारे इत्तेहादी हैं, वो हमें पैसे भी भेजते हैं, हथियार भी भेजते हैं और तेल भी भेजते हैं, और आपको सिर्फ कफन भेजते हैं। ये गेम ख़त्म होने वाली है और जो अपने आप को बचा सकता है अपने आप को बचा ले, क्योंकि हमारा वजूद आखिरत के दिन तक कायम रहेगा। और एक बार फिर गज़ा में लोगों को नकल मकानी पर मजबूर किया जा रहा है। और किस तरह नकल मकानी की जा रही है आप ये देखें। ये तो चलें लाशों से आगे गुजर रहे हैं। ये जो खातून थी वो उनसे चला ही नहीं जा रहा। ये जो शख्स हैं ये भी अपनी रेस पे चल रहे हैं। ये एक बेचारे को घसीट के लिया जा रहा है क्योंकि ये अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते। एक और वीडियो मैंने देखा है जिसमें एक शख्स खुद उसकी ये देखें, इसकी खुद इसकी टांगें नहीं चल रही और इसके पीछे ये जो थैला है इसके अंदर इसके कोई घर का सामान नहीं है, ये इसके भाई की लाश है। ये ढूंढ रहा है कि कहीं इसको कोई दफनाने की जगह मिले, लेकिन ना वहाँ पर जिंदा लोगों को कोई पनाह मिलती है और ना ही मरने के बाद। और आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।